हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 25 मार्च 2024 के करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं वीना अग्रवाल, जेम्स बॉयज, जयदीप हंसराज या फिर ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसमें जो ये जो पुरस्कार मिला है तो ये मिला है वीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। तो आइए देखते हैं ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये वैश्विक असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरण असमानताओं के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की जो घोषणा है वो दो विजेताओं के संस्थान द्वारा प्रसारित की गई। वीना अग्रवाल के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय का वैश्विक विकास संस्थान GDI और जेम्स बॉयस के लिए मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय का राजनीतिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान PERI इसके लिए इनके द्वारा जो है प्रसारित की गई थी। जयदीप हंसराज जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था, उनको कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनको वर्ण कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हमने हाल ही में पढ़ा था कि डायना स्मृति पुरस्कार मिला है, तो किनको मिला है? ये उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला है। 2024 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। ओपेनहाइमर फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो जो ये ओपेनहाइमर हैं ये कौन थे? ये परमाणु बम के जनक थे ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? WTT मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस। तो इसमें कौन बने हैं पहले भारतीय? तो ये ऑप्शंस हैं साथियान ज्ञानशेखरन, मानव ठक्कर, मानुष उत्पल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी साथियान ज्ञानशेखरन। ये जो है ये WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने इतिहास रचा है। ये जो हुआ था ये कहां पर हुई थी? ये सीरीज, ये इवेंट हुआ था बेरूत लेबनान में और इन्होंने अपने ही हम वतन मतलब भारत के ही मानव ठक्कर को हराया था। हाल ही में ICC ने किस श्रीलंकाई खिलाड़ी को निलंबित किया है? तो वो किया है ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को। भारतीय महिला टीम ने 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर में आ सकता है। अब रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं अनिल कुंबले के बाद। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शीन एशी नामक हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, चीन या फिर अमेरिका। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो क्या बात है कि दुनिया की जो पहली आनुवांशिक रूप से इंजीनियर की गई सुअर की ये किडनी है जो इसका की सफल प्रत्यारोपण मानव में किया गया है। डॉक्टरों ने करीब 4 घंटे तक सर्जरी के बाद यह सफल प्रत्यारोपण किया। अब इससे पहले क्या होता था कि सुअर की जो किडनी है अस्थायी रूप से मस्तिष्क मृत दाताओं में प्रत्यारोपित की जाती थी। किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवांशिक रूप से संपादित भी किया है। किडनी की जो इकाई है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और यदि किडनी खराब हो जाए तो रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है जिसको कि हम बोलते हैं डायलिसिस। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं गोविंद ढोलकिया, लालजी भाई पटेल, वल्लभ भाई लखानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद ढोलकिया जी। तो आइए देखते हैं कि डायमंड बोर्स क्या है। डायमंड बोर्स जो है वो हीरों का एक सबसे बड़ा ऑफिस है, लेकिन ये जो ऑफिस बिल्डिंग है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। इससे पहले जो पेंटागन है अमेरिका का, वो एक सबसे बड़ी बिल्डिंग थी दुनिया की। तो गोविंद ढोलकिया जो है वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अब सूरत डायमंड बोर्स है क्या? सूरत डायमंड बोर्स SDB डायमंड बोर्स द्वारा प्रचारित एक गैर लाभकारी संगठन है जो कंपनी 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है और सूरत गुजरात में डायमंड बोर्स की स्थापना और प्रचार के लिए बनाई गई है।
दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन है? ये है डायमंड बोर्स, जो कि सूरत गुजरात में है। इसको हाल ही में अभी बनाया गया है। इससे पहले जो पेंटागन है सबसे बड़ा ऑफिस था। अब ये जो बिल्डिंग डायमंड बोर्स है, इसमें 9 आयताकार ये बनाए गए हैं, ढांचे बनाए गए हैं और ये 15 मंजिला होने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एम.आर. कुमार को। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है सुमन कुमारी। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस एजेंसी के गैया दूरबीन ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम, शिव और शक्ति की खोज की है? तो सबसे ये इसका जो ऑप्शन है वो है इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खोज की है ये की है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। देखिए क्या है कि ये जो स्टार स्ट्रीम, शिव और शक्ति है क्या है? ये तारा धाराएं हैं, ठीक है। तो इनकी खोज की है कौन सी दूरबीन ने? गैया नामक दूरबीन ने। किसकी दूरबीन है ये? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की। और मिशन और संचालन क्या है? ये जो मिशन है दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित गैया, इसका ये जो दूरबीन का नाम है ये ऐसा, 1 दशक से अधिक समय से आकाश का सर्वेक्षण कर रहा है ये वाला दूरबीन। और आकाश गंगा का विस्तृत 3D मानचित्र बनाने के लिए व्यापक डेटा जो है वो एकत्र कर रहा है। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी, जिसको कि MPIA की बोलते हैं, उसकी ख्याति मल्हान के नेतृत्व में किया गया है ये कार्य। भारत में देखते हैं हम कि जो वेधशालाएं हैं, वेधशालाएं कितनी हैं? भारत में जो है वो 5 वेधशालाएं हैं। तो 5 वेधशालाएं कौन कौन सी हैं? जिनको कि हम जंतर मंतर भी बोलते हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ठीक है। और इनमें से सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कौन सी है? वो है जयपुर की वेधशाला। अब वेधशाला होता क्या है? वेधशाला क्या होता है? वेधशाला एक ऐसा स्थान होता है जिसका उपयोग स्थलीय, समुद्री या खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए किया जाता है। हाल ही में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 24 मार्च? तो ये जो है ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को। अब इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स, वायलेंसेस फॉर द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स। इसका मतलब क्या है कि जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके जो मानवाधिकार होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो डे है ये उसके लिए मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी? आइए देखते हैं। मोन्सिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमरो को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। इनकी जो हत्या है वो 24 मार्च 1980 में की गई थी। ये इन्होंने क्या काम किया था ऐसा? वह अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की सक्रिय रूप से आलोचना करते थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कौन सा दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष 24 मार्च को? तब हम मनाते हैं सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर ए और बी दोनों? तो देखिए ये जो दिवस है शहीद दिवस, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और ये हमारा 23 मार्च को भी मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी महात्मा गांधी जी की, इसीलिए 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। भगत सिंह अपने साथियों और राजगुरु और सुखदेव के साथ अपने साहसिक कारनामों से देश के युवाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गए थे और उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंके थे, लेकिन बम फेंकने के बाद वह मौके से भागे नहीं और वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके बाद सजा के तौर पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। इसीलिए जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है और
30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है ये कब मनाया गया है? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च। अब जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑफिस है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? ये की गई थी 23 मार्च 1950 को। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। और अब हम देखते हैं कि मार्च में कौन कौन से जो है तो दिवस हमने मनाए हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च CISF स्थापना दिवस, 14 मार्च विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च विश्व आर्य दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में कहां भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया है? मुंबई, कोच्चि, मैसूर या फिर चेन्नई? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। ये जो टैंक इंजन है इसका क्या काम होता है? ये बारूद दागने के काम आता है, मतलब गोलाबारी करने के काम आता है। ये युद्धक टैंक होता है ये। तो यही बोल रहे हैं कि जो भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली, इसमें मैसूर में किया गया और रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये काम। तो अब हम देखते हैं कि जो DRDO है उसके जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है समीर V कामत। और DRDO का जो ध्येय वाक्य ये कौन सा है? बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO की जो स्थापना है कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? ऑप्शन है मटर, बैंगन, टमाटर या फिर आलू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मटर। तो हरियाणा में हिसार में एक बीमारी हुई थी पौधों में, मटर के पौधों में, जिसकी खोज की है, नई बीमारी की खोज ये किसने की है? कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है ये, उन्होंने की है। तो इस बीमारी का जो नाम है वो क्या रखा है? कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस। इसमें क्या है इस बीमारी में, मतलब क्या हुआ है मटर के पौधों को? जो 10% पौधे हैं वो बौने और झाड़ीदार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड, स्वीडन, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था करंट अफेयर में कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री, समलैंगिक प्रधानमंत्री थे, आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए अब जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है? साइमन हैरिस नाम है। अब हम देखते हैं कि तामस सुल्योक कहाँ के राष्ट्रपति बने? ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटुटियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। ये सारे करंट के क्वेश्चंस हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। और आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, लियो वराडकर, इसीलिए इनके स्थान पर जो है वो इनको चुना गया है नए प्रधानमंत्री को। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गैब्रियल अटल। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये कौन है? गैब्रियल अटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। तो भारत ने क्या कहा है कि भूटान को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की? 10,000 करोड़ रुपए की। भूटान को देखिए हम क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट हम इसको बोलते हैं। राजधानी क्या है भूटान की? थिम्पू है। और मुद्रा इसकी गुलट्रम है। यहाँ पर एन जो है वो साइलेंट होता है, गुलट्रम हम इसको पढ़ते हैं। अब एक देखिए डोकलाम विवाद हुआ था 2017 के अंदर। तो ये किन किन देशों के बीच में हुआ था? ये भारत, चीन और भूटान से संबंधित है ये डोकलाम जो विवाद है। भूटान के नरेश, मतलब भूटान के जो राजा है वो कौन है वर्तमान में? जिग्मे खेसर नोमगिल वांगचुक है।
और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेरिंग टोबैगो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कौन सा मिला है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। ये भूटान का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देखिए कौन कौन से स्थान हैं ये, तो इनमें आते हैं ग्वालियर किला, धमनार, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी, रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा। ये जो 6 स्थान हैं इनको अस्थायी धरोहर में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के बारे में जानते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को, और ये यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च को। देखिए ये जो अर्थ आवर 2000 अर्थ आवर जो है वो क्या है? अर्थ आवर डे क्या है? ये अर्थ आवर डे क्यों मनाया जाता है? इसका जो उद्देश्य है वो शून्य कार्बन जीवन शैली और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर देना है। इसका मतलब ये है कि हम अगर शून्य कार्बन नेट जीरो जो है एमिशन अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सामूहिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके लिए बढ़ावा देना है। और बिजली बचाने के मकसद से दुनिया भर में अर्थ आवर डे जो है वो मनाया जाता है। मतलब 1 घंटे के लिए बिजली बंद करने की अपील सबसे की जाती है। ये सामूहिक प्रतिबद्धता है, किस लिए? नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए, और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि सतत विकास जिसको कि हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए। अब इसकी जो शुरुआत है ये किसने की थी? ये WWF जिसको कि हम वाइड फंड फॉर नेचर बोलते हैं, इन्होंने की थी। और हमने एक क्वेश्चन देखा था पहले, एक सीरीज थी लूसेंट की, तो उसमें हमने देखा था कि WWF जो है इसका जो लोगो है वो क्या है? वो है जायंट पांडा। स्विट्जरलैंड ग्लैंड में इसका जो है WWF का मुख्यालय है, और भारत में अगर देखा जाए WWF का मुख्यालय तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? पाकिस्तान, नेपाल, फिनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो है हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो IMF के बारे में हम जानते हैं। IMF का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। ये जो वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी को बोलते हैं IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? ये 1944 में हुई थी और 1944 में हुई थी, और ये 190 देश का संगठन है। ये IMF कितने देशों का संगठन है? 190, 190 कंट्रीज हैं इसके अंदर। और एंडोरा जो है वो सबसे अंतिम सदस्य बना है। कब बना है? 16 अक्टूबर 2020 को 190वां मेंबर बना है ये इसका IMF का। और इसमें जो वर्तमान में निदेशक हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके वर्तमान में निदेशक हैं। अब देखिए इसकी जो स्थापना है 1944 में, हमने देखा कब हुई थी, तो इसमें किस 2 संगठनों की स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक, IMF की स्थापना एक साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी। तो ये था IMF के बारे में। और IMF ने किसे ऋण देने के लिए कहा है? तो उन्होंने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान को ऋण देंगे। कितना? 1.1 अरब डॉलर। तो इसी के साथ जो है आज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो समाप्त होते हैं करंट के। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल बटन को दबाना मत भूलिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई ना कोई एग्जाम 2024 में हमें निकालना ही है। ये जो है अपने मन में हमने विचार कर लेना है, और उसके लिए डेली जो है हमें थोड़ा सा टारगेट सेट करना होता है कि आज हमें इतना करना है। और डेली अगर हम टारगेट सेट करके चलते हैं
तो हम अचीव कर पाएंगे, उस टारगेट को अचीव कर पाने में सक्षम भी हम होते हैं अगर हम टारगेट सेट करते हैं। तो आपको कोई ना कोई एग्जाम निकालना है 2024 का, और 2024 का एग्जाम निकालने के लिए करंट अफेयर जरूरी होता है। और उसी के साथ मैं आपके लिए बीच बीच में स्टैटिक जीके की जो है वो भी जो क्लासेस हैं वो डालती रहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको लाइव क्लासेस भी मिले तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और वीडियो के जो लाइक हैं और सब्सक्राइबर हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उससे क्या होता है कि हमें भी मतलब प्रेरणा मिलती है नई नई वीडियोस आपके लिए डालने के लिए। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।